हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि सीओपीडी के बारे में हम पढ़ रहे थे। सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट को लास्ट क्लास से या फिर किसी भी क्लास से जो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड हुई हो चुकी हैं, उन क्लासों में अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्लास में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हम देख रहे थे कि सीओपीडी के बारे में हमने पढ़ा था, तो सीओपीडी के रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़ लिए थे। रिस्क फैक्टर्स के बाद हमने साइन एंड सिम्टम्स को अच्छे से देख लिया था कि साइन एंड सिम्टम्स वो किस प्रकार से अराइज हो रहे हैं, क्या उनके अंदर हमें क्लिनिकली हमें क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं इन केस ऑफ सीओपीडी पेशेंट। ठीक है, ये सारा बेरल चेस्ट वगैरह मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई कोई भी आपको कमी लग रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट वन है, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरवेंशन ऑफ सीओपीडी कि कौन कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो सीओपीडी के ऊपर हमें सीओपीडी पेशेंट के दौर सीओपीडी पेशेंट की केयर के टाइम पे हमें करनी होती है। तो फर्स्ट वन जो केयर आती है स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं इंटरवेंशन दैट आर यूजफुल एंड दैट आर यूज्ड ड्यूरिंग द केयर ऑफ ए सीओपीडी पेशेंट और क्लाइंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इंटरवेंशन है मॉनिटर द वाइटल साइन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है मॉनिटर द वाइटल साइन, क्योंकि वाइटल साइन ही एक ऐसी साइन है जो आपको क्या करेंगे, बेस लाइन डाटा प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ स्टेटस के बारे में। अगर आपको कोई भी बेस लाइन डाटा लेना है, बेस लाइन की हाँ इसका क्या स्टेटस रहा है, प्रीवियसली क्या स्टेटस है और अभी कैसे, तो उसमें जो चेंजेस आप वेरिएशन जो आप देखना चाहते हो या वेरिएशन जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, वो वेरिएशन आपको वाइटल साइन दिखाएंगे और कोई नहीं दिखा सकता। ठीक है, बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स आपको कोई भी सिस्टम आपको ये नहीं बताएगा कि किस तरीके से क्या मैनेज होगा, लेकिन वाइटल साइन आपको ये बता देंगे कि ये पहले कैसा था और आज कैसा है। ठीक है, तो ये इंटरवेंशन है ड्यूरिंग द केयर ऑफ सीओपीडी पेशेंट। ड्यूरिंग द केयर ऑफ ए सीओपीडी पेशेंट हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस है वो क्लोजली मॉनिटर रखने हैं। तो वाइटल साइन में मोस्ट कॉमनली हम क्या क्या देखते हैं, देखो, टेम्परेचर, पल्स, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड नेक्स्ट आता है हमारा पेन। ये 6 वाइटल साइन है जो कि मोस्ट कॉमनली आते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, ये 6 वाइटल साइन है जो रिसेंटली अपडेट किए गए हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूली एडेड वाइटल साइंस कौन कौन से हैं। न्यूली एडेड वाइटल साइन कौन कौन से हैं, तो न्यूली जो एड किए हुए वाइटल साइन है वो दो हैं। फर्स्ट वन है ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन, और सेकंड वन वाइटल साइन कौन सा होगा, सेकंड वन वाइटल साइन होगा आपका पेन। ठीक है, ये भी वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो जब भी हम सीओपीडी के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो उस समय हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है वो कौन सा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइटल साइन होगा वो ये होगा, पहला हमें रेस्पिरेशन देखना है, पेशेंट का रेस्पिरेशन देखना है कि उसके अंदर कोई चेंजेज है कि नहीं है। पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन हमें चेक करना है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं है। तो अब सवाल आ जाता है कि नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है, देखो, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन की अगर स्टूडेंट्स आप बात करते हो तो 90 टू 95 से लेकर के 100 तक हो सकता है। यानी कि अगर आप 95 भी लेते हो तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ये भी वैल्यू आपकी ठीक मानी जाएगी। दूसरा आएगा आपका 90 टू 100%, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन का परसेंटेज रहता है। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है जो कि आप लोगों को कंटिन्यूअसली जो कार्डियक मॉनिटर्स है, जहां पर आप लोगों को इन चीजों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, वहां पर आप इन चीजों को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे। साथ में नेक्स्ट क्या करोगे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, नॉर्मल
रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, बुक बुक टू बुक वेरी करती है, लेकिन 16 टू 20 आइडियल मानी गई हैं। कई जगह 12 से लेकर के 20 भी दिखाई गई है नॉर्मल। ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट, ये आप लोगों के लिए नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है, ठीक है। अभी ये दोनों ऑप्शन से बुक टू बुक वेरी करते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पे दोनों आप लोगों के सामने रख दिए हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर करना है। इन चीजों को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्यों करना है, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, वाइटल साइन ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए तो करे ताकि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम को हम जल्दी से फाइंड आउट कर सके, जल्दी से उसको हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, जल्दी से मॉनिटर कर ले, जल्दी से हमें पता लगेगा तो हम जल्दी से ट्रीटमेंट दे देंगे, पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पेशेंट का कंटिन्यूअसली हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, इन चीजों को हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। ये दो चीजों पे हमें बहुत ही पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि यही हमें बताएंगे कि पेशेंट के अंदर कोई सीओपीडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही। बाकी वाइटल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमें ऑब्जर्व रखना है, क्योंकि अगर इनके अंदर चेंजेस होंगे तो बीपी भी ऊपर नीचे होगा, बीपी के अंदर भी फ्लक्चुएशन होगा, साथ के साथ पल्स रेट में भी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि जैसे ही सीओपीडी का अटैक होगा, सीओपीडी हो गया, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, तो डिस्निया होगा सबसे पहले, पेशेंट को क्या होगा, डिस्निया। अब डिस्निया के अंदर क्या हो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई तो पेशेंट क्या करेगा, रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको क्या कर देगा, उसको क्या कर देगा, वो रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का सेचुरेशन तो डिक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेशन की रेट को वो बढ़ाएगा, तब जाकर के हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट के अंदर डिस्निया है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि वाइटल साइंस को हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर द लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे क्लासिकल इंटरवेंशन है, सीओपीडी का क्लासिकल इंटरवेंशन है। रट्टा मार लीजिए, लिख लीजिए, अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ए लो ऑक्सीजन, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। कभी भी सीओपीडी के केस के अंदर, कभी भी सीओपीडी के केस के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एमसीक्यू, एमसीक्यू, एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसी कौन सा डिसऑर्डर है जिस डिसऑर्डर के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी चाहिए। तो सीओपीडी में किस एक तो ये आ सकता है कौन सा, किस प्रकार की लो कंसंट्रेशन करनी चाहिए, कौन सी डिजीज है, या सीओपीडी में किस प्रकार की ऑक्सीजन देनी चाहिए, हाई फ्लो, मीडियम फ्लो, लो फ्लो, ठीक है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये है, इसका रीजन, साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जरूरी इसलिए है, क्यों है जरूरी, लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जरूरी क्यों है, बिकॉज CO2, जो हमारी CO2 होती है, CO2, CO2 क्या करती है, इट स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। CO2 क्या करती है स्टूडेंट, स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सेंटर फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। अगर CO2 है, लो कंसंट्रेशन इसलिए देनी है क्योंकि CO2 क्या करती है, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा को स्टिमुलेट करती है कि आपको कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, पेशेंट इन केस ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी के पेशेंट को हमें लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है वो देनी होती है। ये इसका एक रीजन है स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए MCQ आ सकता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो CO2 क्यों, CO2 है, CO2 हमारे याद रखना, अगर आप पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। CO2 का लेवल अगर कम रहेगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसका स्टिमुलेशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को ऐसा लग रहा है हाँ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, क्या दिक्कत है, कि हाँ स्टिमुलेशन की जरूरत है, कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर तो कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा तो पेशेंट के जो लंग्स हैं वो पूरी तरीके से इन्फ्लेट नहीं होंगे, पेशेंट एफर्ट्स ही नहीं करेगा लंग्स को इन्फ्लेट करने का, क्योंकि बाहर से आप हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हो,
पेशेंट की बॉडी की डिमांड ऑलरेडी पूरी कर रखी है, आपने ज़्यादा ही दे रखी है, ठीक है? डिमांड से ज़्यादा आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, तो पेशेंट एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं। अब पेशेंट के एफर्ट्स आप चाहते हो, नॉर्मली हम क्या चाहते हैं? इन केस ऑफ सीओपीडी या इन रेस्पिरेशन टेक्निक को हम इम्प्रूव करने के लिए हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि पेशेंट एफर्ट करे, पेशेंट रेस्पिरेशन के लिए एफर्ट करे। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? इन केस ऑफ सीओपीडी लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, ताकि पेशेंट का रेस्पिरेटरी सेंटर कंटीन्यूअसली स्टिमुलेट होता रहे कि हाँ, CO2 है, CO2 है, CO2 है हमारी बॉडी में, इसलिए हमें काम करते रहना है। अगर आप उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दोगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो सोचेगा कि हाँ, ऑक्सीजन मिल रही है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इन केस ऑफ सीओपीडी के पेशेंट को लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है वो देनी होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह सब कुछ बता कर के चल रहा हूँ, तो थोड़ा-सा उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, ताकि क्योंकि वो एमसीक्यूज़ हैं, वो आप लोगों को आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में देखने को भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर द पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री का मतलब है कि पेशेंट का पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। पेशेंट का पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको क्या करना है? मॉनिटर करना है पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या बताता है? पल्स बता देगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बता देगा। आपको कंटिन्यूअसली एज ए नर्सिंग ऑफिसर की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर सीओपीडी पेशेंट के पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन को हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। अगर उनमें कोई भी चेंजेज होते हैं, अगर उनमें कोई भी चेंजेज होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? स्टार्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि सेकंड वन इंटरवेंशन दिखा रखा है आप लोगों को, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करना है एंड देन इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर इनमें कोई भी चेंजेस होता है तो। नेक्स्ट है प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है जहां से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है स्टूडेंट, जहां से आप लोगों के लिए क्या बन सकता है? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। अब ये एमसीक्यू क्या है, क्यों आया है, ठीक है? ये एमसीक्यू इसलिए है क्योंकि प्रोवाइड द चेस्ट फिजियोथेरेपी, ध्यान रखना इन केस ऑफ सीओपीडी, इन केस ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी के केस के अंदर हमने देखा कि म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है? म्यूकस प्रोडक्शन मोर हो गया था, मोर म्यूकस, म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था तो क्या हो रहा है? नैरोइंग ऑफ एयरवे, नैरोइंग ऑफ एयरवे हो रही थी, एयरवे की नैरोइंग हो रही थी, साथ ही साथ क्या हो रहा था? इंक्रीज कंजेशन इन लंग्स। म्यूकस है वो इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, आप एक्सपेक्टोरेट करके पेशेंट बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है? क्योंकि वो कंजेस्टेड है, बहुत ही हार्ड है, वहां पर वो क्या हुआ है? चिपक चुका है। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई जोन में वो भर चुका है, चिपक चुका है, वहां से वो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज कंजेशन। जब वो चिपक जाएगा तो क्या होगा? जो लंग्स के अंदर कंजेशन है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज कंजेशन इन, इंक्रीज कंजेशन इन लंग्स एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है? ब्रोंकियोल्स के अंदर कंजेशन बढ़ जाएगा। अब इस कंजेशन को खोलने के लिए, अब इस जो म्यूकस वहां पे स्टक हो चुका है, चिपक चुका है, उस म्यूकस को वहां से हटाने के लिए, उसको थोड़ा लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी हमें देनी होती है। पेशेंट को क्या देनी होती है? चेस्ट फिजियोथेरेपी हमें देनी होती है। इस चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू क्या होगा? इस चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? इस चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू हम ये चाहते हैं कि अब क्या करना है? चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, चेस्ट फिजियो। अब इस चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? रिमूव द कंजेशन, remove the congestion of lung by removing, by removing the mucus, mucus from the lungs
चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो कंजेशन है लंग्स का उसको हमें क्या करना है, रिलीव करना है। क्योंकि चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर हम क्या करेंगे, चेस्ट को टैपिंग करते हैं, ठीक है, थपथपाते रहते हैं, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी आपने देखना, मैं हो सकता है आने वाले टाइम में मैं चेस्ट फिजियोथेरेपी के ऊपर आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा लेक्चर बनाऊं और आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। तो अभी अभी के समझने के लिए, अभी के लिए इतना है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर अपन टैपिंग करते हैं, बार बार टैपिंग करके चेस्ट को हम क्या करते हैं, चेस्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं हल्के हल्के, जिससे क्या होता है वहां पर लंग्स के अंदर स्टिमुलेशन होता है, लंग्स के ऊपर वो जैसे वाइब्रेशन और जो स्टिमुलेशन वहां पर जाते हैं, तो जो म्यूकस वहां पर चिपका हुआ है लंग्स के अंदर, वो म्यूकस क्या होता है वहां से ब्रोंक्यूल से हटने लग जाता है। और जैसे ही म्यूकस लिक्विफाई होगा, हटेगा, हटते ही हम क्या कर पाएंगे, उसको कफ के साथ एक्सपेक्टोरेट हम कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी भी हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि क्या हो सकता है आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू के रूप में आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट्स कि ये एमसीक्यू बन गया था हमारा, ये एमसीक्यू है हमारा, दो एमसीक्यू हो गए, तीसरा एमसीक्यू यहाँ से निकल के आएगा, एडवाइज द पेशेंट अबाउट द एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक एंड प्रस्ट लिप ब्रीथिंग टेक्निक, ये एमसीक्यू है, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, एमसीक्यू, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है हम सबके लिए, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेशेंट को ये बताना है, हमें पेशेंट को एडवाइस करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको क्या करना है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में बताना है, साथ ही साथ हमें प्रस्ट लिप ब्रीथिंग के बारे में भी पेशेंट को एजुकेट करना है, प्रस्ट लिप ब्रीथिंग के बारे में भी हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, कि पेशेंट को बोलना आप डीप ब्रीथिंग लो, हल्का सा इनहेल, नाक से आपको क्या करना है, डीप ब्रीथिंग लेना है, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है, और उसके बाद आप मुंह के थ्रू प्रस्ट लिप फोटो को यूं करते हुए इस प्रकार से आपको क्या करना है, ब्रीथिंग को बाहर एक्सहेल करना है। तो ये है फर्स्ट लिप ब्रीथिंग और एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक, जिसमें क्या हो रहा है, आप ये सांस लेकर के ऐसे लंबी डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपका एब्डोमेन है वो भी काफी ज्यादा मूव करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग टेक्निक, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये भी एक एमसीक्यू के रूप में आप लोग अपनी एग्जामिनेशन के अंदर, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो एग्जामिनेशन हैं उन एग्जामिनेशन के अंदर आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फुल डिटेल के साथ हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर और नॉट सेट दोनों हमारे सर पे आ चुके हैं, क्योंकि 7 जुलाई को ईएसआई की एग्जाम है और 16 सितंबर को हमारी कौन सी एग्जाम हो जाएगी, 16 सितंबर को हमारी एग्जाम हो जाएगी आपकी जो नॉर्थ सेट 7 की। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने नेक्स्ट इंटरवेंशन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इंटरवेंशन देखो, नेक्स्ट इंटरवेंशन है हमारे पास, रिकॉर्ड द कलर अमाउंट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्पूटम, ये भी ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है और ध्यान रखने की बात है कि हमें जब भी हम पेशेंट सीओपीडी पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि स्पूटम का कलर कैसा आ रहा है, अमाउंट ऑफ स्पूटम कैसा आ रहा है, ताकि अमाउंट, अगर कलर से हमें पता लगेगा कि भाई कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, येलोइश कलर अगर हमें दिखेगा तो इसका मतलब है वहां पे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। दूसरा हमें क्या रहेगा, अमाउंट से ये पता रहेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कंसिस्टेंसी से हम पता लगा लेंगे कि हाँ लिक्विफाई हमारी मेडिकेशन है, हमारी चेस्ट फिजियोथेरेपी उसकी वजह से उसको लिक्विफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, स्पूटम का कलर, अमाउंट और कंसिस्टेंसी को भी हमें क्या करना है, नोट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सक्शन द पेशेंट्स लंग्स इज नेसेसरी, अगर जरूरत है तो हमें सक्शन भी करना पड़ सकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू क्या आएगा, एमसीक्यू इसमें ये आएगा स्टूडेंट कि जब भी आप एक पेशेंट के लंग्स को सक्शन करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को हाई 100% ऑक्सीजन के साथ पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें हाइपर 100% ऑक्सीजन का यूज, 100% ऑक्सीजन बिफोर सक्शनिंग, बिफोर सक्शन यूज
100% of oxygen O2 for hyperventilation of the patient, for the hyperventilation of the पेशेंट को हाइपरवेंटिलेट करना। उसके बाद हमें क्या करना है, अटेम्प्ट सक्शनिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, अटेम्प्ट सक्शनिंग। उसके बाद हमें सक्शनिंग के ऊपर काम करना है। अगर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सक्शनिंग है, एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग है, नेजोफेरियन सक्शनिंग है, उन सब के बारे में डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप मेडिको नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है डायग्नोस्टिक टेस्ट की, उसमें जाकर लेबोरेटरी टेस्ट की, साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी एयरवेज के बारे में जो एसिड बेस बैलेंस है वहाँ से मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छे से। उन सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको अच्छा आराम से मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा कि जब भी आपको रेस्पिरेटरी सक्शनिंग करनी है तो किस प्रकार से करनी है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, तो वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन केस ऑफ सीओपीडी पेशेंट का हमें क्या करना है, वेट मॉनिटर करना है। क्या मॉनिटर करना है, वेट, वजन हमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर उसका वजन मॉनिटर करना है। बिकॉज वेट लॉस एक सिम्टम्स आया था, वेट लॉस, पेशेंट के अंदर वेट लॉस भी हो सकता है, तो उस वेट लॉस को जल्दी से जल्दी मिनिमाइज करने के लिए और पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटरिंग के लिए, पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर इंटरवल के ऊपर पेशेंट के वेट को चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को एक वेल बैलेंस्ड डाइट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, क्योंकि इसमें हम सब जानते हैं कि सीओपीडी के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर पेशेंट को कफिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है, तो उस कफिंग की प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंट को बैलेंस डाइट देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि पेशेंट, अगर आप पेशेंट है तो वो पूरे दिन खांसने में बिजी रहेगा तो खाना कब खाएगा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, पेशेंट को वेल बैलेंस्ड डाइट देनी है, जो उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के लिए हम पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील प्रोवाइड कर सकते हैं टू प्रिवेंट द डिस्निया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, नोट कीजिएगा कि हमें जब भी सीओपीडी का पेशेंट है वो अगर खाना खा रहा है तो हमें ऐसा नहीं है कि उसको एक बार में ही ठूस के खिला देना है। नहीं जी, एक बार में ठूस के नहीं खिलाना है। अगर आप उसको एक बार में ठूस के खिलाओगे और उसने अगर अच्छे से खाना खा लिया, उसका पेट है वो फुल हो जाएगा, स्टमक एनलार्ज होगा तो स्टमक क्या करेगा, डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश कर देगा। स्टमक अगर फैलेगा, अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो स्टमक का वो क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेट होगा। हाइपर इन्फ्लेट होने की वजह से जैसे ही स्टमक हाइपर इन्फ्लेट होगा तो स्टमक क्या करेगा, जो डायफ्राम है उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा तो चेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, जो थोरेसिक वॉल्यूम है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाती है। कई बार ये जनरली हमारे साथ भी होता है कि जब आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हो तो एक बार तो सांस भी नहीं आता है। हम घूमने फिरते हैं 5-10 मिनट के, उसके बाद हमें ये सांस आना शुरू होती है अच्छे से, ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्योंकि पेट है वो पूरी तरीके से एनलार्ज, एब्डोमेन वो पूरी तरीके से एनलार्ज हो चुका है नीचे, और अंदर जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। इस वजह से वो क्या करता है, तो आपके डायफ्राम को कंप्रेस करता है, ऊपर की तरफ पुश कर देता है। ऊपर की तरफ पुश करने की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होने की वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी वहां पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब भी हम सीओपीडी के पेशेंट को डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि हमें इन केस ऑफ सीओपीडी हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट विथ सप्लीमेंट हमें प्रोवाइड करनी है। हाई कैलोरी देनी है और हाई प्रोटीन देनी है। हाई कैलोरी क्यों देनी है, क्योंकि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी को डील करने के लिए बहुत ज़्यादा रैपिड ब्रीथिंग करनी पड़ती है, कपिंग है, उस वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो इसलिए हमें उसको पेशेंट की न्यूट्रिशनल डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट, ताकि पेशेंट की जो मसल फास्टिंग है उसको भी प्रिवेंट कर सके। और प्रोटीन क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रोटीन वगैरह डाइट के अंदर पेशेंट को अच्छे से देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें क्या करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है कि आपको फ्लूइड है वो अच्छे से, पानी वगैरह अच्छे से पीना है। रीजन पानी वगैरह अच्छे से पीने का
क्योंकि पेशेंट जितना पानी पिएगा उतना ही उसका जो म्यूकस है वो थिन हो जाएगा। पेशेंट जितना पानी पिएगा उतना ही उसका जो म्यूकस, जो कंजेशन आपको लंग्स में म्यूकस की वजह से लंग्स में जो कंजेशन हो रखे हैं वो रिलीव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको पानी नहीं देना है तो हमें वो पानी नहीं देना है, चाहे वहां पे कितना भी कंजेशन क्यों ना हो। इस बात का हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, वरना हो सकता है कि और किसी रीजन की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाएगी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पेशेंट को फ्लूइड इनटेक है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है, बट विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर। ठीक है, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो हम फ्लूइड को इंक्रीज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करते हैं कि पेशेंट को, सीओपीडी के पेशेंट को हमें क्या करना है, फाउलर्स पोजीशन देनी है और लीन फॉरवर्ड टू सपोर्ट ब्रीथिंग। पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन गया है भाई, वेरी मोस्ट, ये वेरी मोस्ट एमसीक्यू है आप सबके लिए। इसको याद रखना है कि सीओपीडी के केस के अंदर हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन देते हैं। हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, फाउलर्स पोजीशन देते हैं एंड लीन फॉरवर्ड। फाउलर्स पोजीशन और लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ थोड़ा सा पेशेंट झुक के ही बैठेगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट की थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पेशेंट ज्यादा सांस ले पाएगा, ज्यादा अच्छे से सांस ले पाएगा, और पेशेंट की जो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है उसको क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी मिनिमाइज। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के अंदर कि पेशेंट को किस प्रकार की पोजीशन दी जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर पेशेंट सीओपीडी का पेशेंट है, अगर अपनी डे टू डे लाइफ है, जो डेली एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने में अनेबल है, तो हमें पेशेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है। क्योंकि सपोर्ट करना पेशेंट के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पेशेंट अगर थोड़ा सा भी चलेगा फिरेगा तो हो सकता है कि उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इसलिए हमें पेशेंट को हमेशा असिस्ट करना है उसकी डेली लिविंग ऑफ एक्टिविटीज के अंदर। नेक्स्ट है, हमें क्या करना है, एज पर डॉक्टर्स एडवाइस हमें क्या देनी है, पेशेंट को ब्रोंको डायलेटर्स देनी है। ब्रोंको डायलेटर्स क्या, ब्रोंको डायलेटर मेडिकेशन हमें एडमिनिस्टर करनी है। ब्रोंको डायलेटर मेडिकेशन वो मेडिकेशन होती हैं जो पेशेंट के ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगी और रेस्पिरेटरी जो वे है, रेस्पिरेटरी एयर वे उसके उसको क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेशन है वो अच्छे से हो पाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, साल्ब्यूटामोल और साल्मिट्रोल। एग्जाम्पल से स्टूडेंट याद रखिएगा, साल्ब्यूटामोल और साल्मिट्रोल दोनों ब्रोंकोडाइलेटर हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट हमें क्या यूज करना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स, जो मास्ट सेल्स की वजह से, जो इन मास्ट सेल, भाई कोई इरिटेंट कंटिन्यूअसली आ रहा था, मास्ट सेल स्टिमुलेट हुई, मास्ट सेल ने हिस्टामिन रिलीज किया, इंटरल्यूकिन रिलीज किया, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज किए, तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो गया, एयरवे के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया। अब उस एयरवे के इन्फ्लेमेशन को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। पेशेंट को क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कौन कौन से स्टेरॉइड, बुडिसोनाइड और हाइड्रोकोर्टिसोन। आप ये बुडिसोनाइड आपने नाम सुना होगा, पेशेंट को न्यूबलाइज करते हैं तब हम बुडिसोनाइड देते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन है, उसे न्यूबलाइज भी कर सकते हो और साथ के साथ में आप क्या कर सकते हो, उसको इंट्रावीनसली भी एडमिनिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट वन है म्यूकोलाइटिक्स। वो दवाई, म्यूकोलाइटिक्स वो मेडिकेशन है जो लिक्विफाई करेंगी टू लिक्वी टू लिक्विफाई द म्यूकस। म्यूकस को लिक्विफाई करेंगी और देन रिलीव कंजेशन, रिलीव कंजेशन, कंजेशन इन लंग। और लंग्स के अंदर जो कंजेशन है उस कंजेशन को भी वो क्या करेंगी, रिलीव करती हैं। तो इसलिए हमें पेशेंट को म्यूकोलाइटिक्स देनी है। म्यूकोलाइटिक्स कौन सी है, एन एसिटाइल सिस्टीन देनी है, एन एसिटाइल सिस्टीन, ब्रोमोहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल। ये क्या है, म्यूकोलाइटिक्स है जो जमे हुए म्यूकस को लिक्विफाई करके उसको बाहर निकालने में मदद करती है, जमे हुए म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करती हैं। एन एसिटाइल सिस्टीन किसका एंटीडोट है, ये मेरा सवाल आप लोगों से, मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि एन एसिटाइल सिस्टीन किसका एंटीडोट है। पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर पेशेंट को कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन है या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोई रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जिसमें अमोक्सिसिलिन, सिफेक्सिलिन,
एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस। ये सारी जो भी मेडिकेशंस हैं, उन सारी मेडिकेशंस को हमें एज पर डॉक्टर एडवाइस ही एडमिनिस्टर करना है, अपनी मर्जी कहीं भी नहीं लगानी है, बिकॉज नर्सेज हैज नो राइट टू प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। हमें पेशेंट को मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करने का कोई राइट नहीं है, इसलिए हमें इस बात का हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई आज की क्लास आप सबकी आज सबको समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज की क्लास आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।